अब बात सही बात हैजोग की। हैजोग प्रोटीन बाइंड करते हैं पेस्ट, रिलीविंग इट्स इनहिबिशन ऑफ स्मूथेंट। ये क्या कहानी है अभी समझ में आती है। हैजोग प्रोटीन और WNT की कहानी काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों के दोनों सीक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये लोकल मीडिएटर्स की तरह भी काम कर सकते हैं और मॉर्फोजन की तरह भी। यानी कि जैसे WNT एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम कर रहा था, सेम ऐसे ही हैज होग भी डेवलपमेंट में रोल निभाएगा इन मैनी डेवलपिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट टिश्यूज। दोनों प्रोटीन्स का कोवलेंट मॉडिफिकेशन देखने को मिला है लिपिड्स के द्वारा। डिपेंड्स ऑन सिक्रेटरी और सेल सरफेस बाउंड हेपरिन सल्फेट प्रोटोग्लाइकेंस फॉर देयर एक्शन। इनका अपना काम करने के लिए हेपरिन सल्फेट जरूरत पड़ती है प्रोटोग्लाइकेंस की। एंड एक्टिवेट लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर बाय इनहिबिटिंग देयर डिग्रेडेशन। इन दोनों ही कहानी के अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि सोया हुआ है, या फिर कह लो कि जिसे काम करने से रोका हुआ है। और ये चाहे WNT हो चाहे हैज हो, ये दोनों उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कराते हैं। जैसे कि WNT केस में हमने देखा था बीटा कैटेनिन, और हैज होग के केस में है CI नाम का प्रोटीन। दे बोथ ट्रिगर अ स्विच फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन टू ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। WNT वाली कहानी में भी था कि जब तक सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं है जीन्स ऑफ है, पर्टिकुलर जीन्स, और जब WNT आता है तो जीन ऑन हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ बीटा कैटेनिन। सेम यहाँ भी हैजोग में हम लोग ये देखेंगे, जब तक हैजोग नहीं है तो जीन हमारी ऑफ है, और जैसे ही हैजोग आया जीन ऑन हो गई। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैजोग एंड WNT सेम टाइप की पाथवे है, बट थोड़े से नाम का डिफरेंस है। जैसे वहाँ बीटा कैटेनिन था वैसे ही यहाँ पे CI नाम का एक प्रोटीन मिलेगा। They even use some of their same intracellular signaling proteins and sometimes collaborate to mediate a response. ये सेल के अंदर जो और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और सिग्नलिंग रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं। जानते हो इस एनिमल का नाम क्या है? ये जो एनिमल है, मेरे ख्याल से शाही बोलते हैं हम लोग इसे अपनी हिंदी भाषा में। इसका नाम है हैजहोग। तो बीटा कैटेनिन की तरह ये भी सिंगल पेप्टाइड के प्रोटीन्स हैं। 3 तरह के हैजहोग हमें देखने को मिले हैं। इंडियन हैजहोग मुझे ही नहीं पता कि ये इंडियन हैजहोग इसलिए क्योंकि इंडियन ने किसने डिस्कवर किया है। डेजर्ट हैजहोग और सोनिक हैजहोग। पहले मैं समझा रहा हूँ, इस एनिमल के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। हैजहोग प्रोटीन डिस्कवर किया गया था ड्रोसोफिला में, और ये पाया गया कि ये अपनी फैमिली का एकमात्र प्रोटीन था, और जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है हैजहोग जीन में, तो इससे जो ड्रोसोफिला के लार्वा बनते हैं उनके लार्वा के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अगेन जिस साइंटिस्ट ने उसे माइक्रोस्कोप में देखा होगा उसे लगा कि ये तो दिखने में हैजहोग जैसा है, तो इसलिए इसने उस जीन का नाम रख दिया हैजहोग। कम से कम 3 जीन हैजहोग प्रोटीन्स बनाती हैं वर्टिब्रेट में, जिनमें से एक जीन का नाम है सोनिक जीन, एक का नाम है डेजर्ट जीन और एक का नाम है इंडियन। एक्टिव फॉर्म हैजहोग प्रोटीन्स की ये कोवलेंटली कपल्ड टू कोलेस्ट्रॉल है। ये एक खास बात है कि हैजहोग प्रोटीन्स में कोलेस्ट्रॉल भी जुड़ा होता है। फैटी एसिड चैन तो है ही, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी है। ऐसे कितने सिग्नल मॉलिक्यूल हैं हम लोगों ने जो पढ़े हों जो सोल्यूबल हों और किसी लिपिड से जुड़े हुए हों? ना के बराबर। WNT था फैटी एसिड जुड़ा हुआ, और दूसरा है ये हैजहोग। तो जो यहाँ प्रोटीन है उसका नाम है क्यूबिटस इंटरप्टस CI। जो रिसेप्टर्स हैं हैजहोग के, उन रिसेप्टर्स का नाम है पेस्ट, और एक अंदर वेसिकल के रूप में एक स्मूथेंट नाम का एक इनएक्टिव वेसिकल और अवेलेबल है। ये भी एक रिसेप्टर है। एक को रिसेप्टर है IHOG। तो जब WNT नहीं है तो एक अडाप्टर प्रोटीन कोस्ट्रल 2 एक दूसरे प्रोटीन की हेल्प से फ्यूज्ड CI प्रोटीन को पकड़ करके माइक्रोट्यूब्यूल पर बैठे रहते हैं। एक तरीके से उन्होंने इमोबिलाइज कर दिया CI प्रोटीन को। CI प्रोटीन है हमारा जो मेन चीज़ है। अब यहाँ पे प्रोटीन काइनेज A, GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, CK1 कैसिन काइनेज 1, ये याद रखो ये दोनों वही हैं जो WNT में भी थे। उन्होंने आकर के इसके ऊपर फॉस्फेट लगाया CI के ऊपर। फॉस्फेट लगने के बाद में यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन प्रोटेसोम के द्वारा। बस यहाँ यह है कि डिग्रेडेशन के बाद भी जो थोड़ी बहुत पेप्टाइड है इसकी पेप्टाइड न्यूक्लियस के अंदर जाएंगी, और अंदर जाने के बाद वो DNA से बाइंड करेंगी, और यहाँ पर ये CI की पेप्टाइड्स एज अ रिप्रेसर काम कर रही हैं, ये जीन को ऑन नहीं होने दे रही।
लेकिन जब हैजहोग अवेलेबल है तो वो बाइंड करेगा रिसेप्टर से, और ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर आ जाएंगे, और ये अंदर कुछ ऐसी सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे जो हमें ढंग से पता नहीं है, कि माइक्रोट्यूब्यूल पर लगे हुए कोलेस्ट्रॉल अब इसे रोक ना पाए, सीआई को। इंडियड सीआई इंटरेक्ट करेगा स्मूथन नाम के रिसेप्टर से, जो अब मेम्ब्रेन पर पहुंच चुका है, और अब ये डिग्रेड नहीं होगा काइनेसिस के द्वारा। पूरा का पूरा सीआई न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और जाके डीएनए से बाइंड करेगा, और अब यही सीआई ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है। जो याद करने वाली कहानी है, जब हैजहोग नहीं है तो सीआई प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच्ड है, काइनेसिस ने फॉस्फेट लगाया, सीआई के टुकड़े टूट गए, सीआई अंदर गया और उसने जीन को ब्लॉक कर दिया उन टुकड़ों ने। जब हैजहोग है तो हैजहोग बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से जिसका नाम है पैज्ड, और साथ में को रिसेप्टर इसका नाम है आईहोग। ये दोनों रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर आ जाते हैं और वहाँ डिग्रेड हो जाएंगे। इसके अलावा ये सिग्नल पाथवे शुरू करेंगे जिससे ये वेसिकल में मौजूद जो स्मूथेंड है ये फॉस्फोराइलेट होगा प्रोटीन काइनेज ए और सीके की हेल्प से, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहुंच जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये फॉस्फेट लगा हुआ स्मूथेंड डॉकिंग साइट की तरह काम करेगा कि सीकेआई बजाय माइक्रोट्यूब्यूल पर चिपकने के अब कोस्टल टूल से लेके यहाँ आएगा, और ये काइनेसिस से दूर है इस टाइम, काइनेसिस पे काम नहीं कर पाएंगे। सीआई प्रोटीन एक्टिव होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जाकर के बाइंड करेगा और जीन ऑन करेगा। WNT वाली कहानी में क्या था कि जब WNT सिग्नल नहीं होता तो वहाँ एक्सिन, GSK3, CK1, APC ये मिलकर के बीटा कैटेनिन के ऊपर फॉस्फेट लगा के उसको डिग्रेड करा रहे थे, और जिन जीन्स को बीटा कैटेनिन को ऑन करना था वो ऑन ही नहीं हो पा रही, ऑफ पड़ी हैं। जब WNT था तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था जिसका नाम था फ्रिजल्ट, और इससे बाइंड करने के बाद में GSK3 और CK1 अब वहाँ एंगेज नहीं रहते एक्सिन के साथ, वो वहाँ से हट जाते हैं। इसके अलावा वो डिश लेवल को एक्टिवेट कर रहा था जो एक्सिन को रोक रहा था कि वो जाके बीटा कैटेनिन से बाइंड ना करे, और बीटा कैटेनिन फ्री होकर के न्यूक्लियस के अंदर जा रहा था जहाँ वो उन जीन्स को ऑन करा रहा था जिन्हें ऑन होना चाहिए। 2-3 बार हम लोग इस सीरीज़ को दिमाग में घुमाते हैं तो ये प्रोसेस इतनी मुश्किल नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे रिसेप्टर आप पैज्ड की बात करो, पैज्ड, चाहे आप बात करो स्मूथेंड की, चाहे आप बात करो जो फ्रिजल्ट था हमारा WNT में, सबके सब 70M है, लेकिन स्टिल 70M होने के बावजूद भी ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं कराते। ये ध्यान रखने वाली बात है। WNT सिग्नलिंग में हमने ये भी पढ़ा था कि WNT सिग्नलिंग केवल बीटा कैटेनिन वाली पाथवे नहीं करती, वो बीटा कैटेनिन पाथवे के अलावा कैल्शियम वाली पाथवे भी शुरू करती है, और रास काइनेज वाली, रास GTP वाली की भी पाथवे शुरू करती है। जबकि हैजहोग में हम लोग केवल यहाँ CI के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नो डाउट ये पाथवे भी इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियन डेवलपमेंट में, डिफरेंशिएशन में एंड प्रोलिफरेशन में। इसके अलावा एक पाथवे और है जिसका नाम है NF कप्पा बी पाथवे। NF कप्पा बी पाथवे में सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो TNF हो सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, इंटरल्यूकिन 1 और इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स, और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इस केस में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका नाम है P63। आप चाहो तो आप इसे बोल सकते हो, इस रिसेप्टर का नाम है NF, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी। इसको ब्लॉक करने वाला जो है 65, इसको ब्लॉक करने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है I कप्पा बी अल्फा। I कप्पा बी अल्फा मतलब इनहिबिटर ऑफ कप्पा बी। तो जैसे ही ये सिग्नलिंग होती है, इन सभी सिग्नल के द्वारा जनरली एक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है जिसे बोलते हैं IKK। IKK मतलब इनहिबिटर काइनेज वाला, जो कप्पा के इनहिबिटर्स हैं उनके ऊपर फॉस्फेट लगाने वाला। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो इन इनहिबिटर्स के ऊपर फॉस्फेट लगेंगे और इनका डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा, और अब P65 या रेल ए नाम है इसका। इस केस में अलग अलग सिग्नलिंग में अलग अलग नाम होते हैं, तो कॉमन नाम रख लीजिए NF कप्पा बी। ये यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद में ये उन जीन से बाइंड करेंगे जिन जीन्स को ये पहचानते हैं, P65 या बोल दीजिए कॉमन नाम NF कप्पा बी, और यहाँ से एक्सप्रेशन ऑन होगा और वो प्रोटीन बनने तैयार हो जाएंगे जिस प्रोटीन के लिए ये सिग्नल आया था। याद रखिएगा ये जो TNF है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, LPS, IL-1 वगैरह, ये सब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में है।
तो जब हमारी नॉर्मल सेल्स का एक्टिवेशन होता है, इम्यून सेल्स का या फिर नॉन इम्यून सेल्स का, कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ पैथोजन वगैरह आ गया है, उससे बचना है, तो उस टाइम ये पाथवे शुरू होती है। और इस पाथवे के ऑन होने से, जैसे एन एफ कप्पा भी ऑन हुआ, तो जो जीन्स का एक्सप्रेशन ऑन होता है, वो जीन्स आमतौर पे इम्यून सिस्टम के रोल्स में, इम्यून सिस्टम की हेल्प करती हैं एंटीजन पहचानने में, जैसे कि MSC1 या MSC2, या फिर हो सकता है ये इंटरफ्रोन की जीन बना दे, इंटरफ्रोन गामा, जो कि एंटीवायरल प्रोटीन है। और इस तरीके से सेल स्ट्रेस में और इन्फ्लेमेशन स्टिमुलस में रिस्पॉन्स देती है। अभी तक के सिग्नलिंग पाथवेज में हम लोगों ने पढ़ा है एक जीपीसीआर वाली कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन पर एक 7TM है रिसेप्टर, एक जो 7 बार है, और ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट, जिसे हम जी अल्फा कहते हैं, जीटीपी से साथ चिपक करके एक्टिव हो जाती है, और ये फर्दर कई तरह के काम कर सकती है, जिनमें से एक काम है एडिनाइलिन साइक्लेज का एक्टिवेशन, जो साइक्लिक एएमपी बनाएगा, जो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए वो था जिसमें 2 कैटालिटिक साइट थी, 2 रेगुलेटरी साइट थी। और प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम साइटोप्लाज्म में काम कर रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और जीन एक्सप्रेशन में बदलाव लाएंगे। सिमिलरली जी अल्फा एक फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलाइपेज सी PIP2 नाम का एक मेम्ब्रेन का लिपिड है, जिसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है, डैग एंड IP3। IP3 सेकेंडरी मैसेंजर था साइक्लिक एएमपी की तरह, डैग भी ऐसे ही है। IP3 जाके बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वहाँ चैनल खोल देता है जो कैल्शियम का चैनल है, जिससे कैल्शियम बाहर आ जाता है। ये कैल्शियम एक बाइंड करता है कैल्मोडोलिन नाम के मॉड्यूलेटर से, जो कि एक तरह का मॉलिकुलर चैपरोन है। एक कैल्मोडोलिन पे 4 कैल्शियम चाहिए होते हैं। कैल्मोडोलिन एक्टिव होने के बाद ये बाइंड करते हैं कैम काइनेज से, और कैम काइनेज जाके एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, ताकि जीन्स को ऑन कर सकें। सिमिलरली डैग और यहाँ से निकला हुआ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर के एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज सी को, और प्रोटीन काइनेज सी अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे जीन ऑन हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि एक बीटा कैटेनिन की स्टोरी भी है, और बीटा कैटेनिन खुद जाकर के जीन को ऑन कर सकता है। बीटा कैटेनिन ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये WNT और जो उसका रिसेप्टर था फ्रिजल्ट, ये इन पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने एक प्रोटीन और देखा, CI नाम का प्रोटीन। अगर इसका डिग्रेडेशन हुआ, जैसे कि हेजहॉग अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो इसका डिग्रेडेशन होता था CI का, और ये जाकर के जीन को सप्रेस करता था। और अगर हेजहॉग है अवेलेबल, तो हेजहॉग बाइंड करता था अपने रिसेप्टर से, जिसका नाम था पेस्ट, और साथ में एक रिसेप्टर एक्टिवेट होता था, इसका नाम था स्मूथेंट, और ये CI प्रोटीन को कंप्लीट बने रहने देते थे, और ये कंप्लीट प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाता था, जहाँ ये जीन को पॉजिटिवली रेगुलेट करता था। तो इसके अलावा हम लोगों ने एक नॉच की कहानी पढ़ी, जिसमें एक रिसेप्टर था नॉच, और जिसका प्रोटोटिक क्लीवेज होने की वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर जाता था जीन्स को अल्टर करने के लिए। उसके लिए आपका एक मॉलिक्यूल था डेल्टा, जो सामने वाली सेल से लगा हुआ था। तो जब हम लोग सिग्नलिंग को रिवाइज कर रहे होते हैं या सिग्नलिंग को याद कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरीके से सीरीज़ बना लेनी चाहिए सभी सिग्नलिंग पाथवेज़ की। इसके अलावा और जो पाथवेज़ हैं जिनकी आपको सीरीज़ बनानी चाहिए, वो है आपकी जैक स्टेट पाथवे, स्मैड की पाथवे, खासतौर से कौन से स्मैड का फॉस्फोराइलेशन होता है और कौन से स्मैड का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, कौन से जैक्स आपस में बाइंड करते हैं, कौन से जैक बाइंड नहीं करते। ये 2 अलग अलग पाथवे थी। TGF बीटा की थी स्मैड वाली, और जैक स्टेट वाली पाथवे में कॉमनली जो सिग्नल मॉलिक्यूल देखने को मिलता था वो था इराइथ्रोपोएटिन। और इसके अलावा एक आपने रेस मैप काइनेस पाथवे पढ़ी थी। तो ऐसे ही आप सीरीज़ बना लेंगे तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें हेल्प कर जाती हैं।
आई होप इन समराइज्ड वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा सिग्नलिंग को बांधने में। थैंक यू।